नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। 7वें दौर के दंगल के लिए प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी चरण में संथाल की 3 सीट समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार का आखिरी दिन निशिकांत के लिए एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सड़क पर उतरी, जबकि विजय हांसदा के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने वोट मांगा। जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला 1 जून को जनता करेगी। थम गया प्रचार, अब डोर टू डोर उम्मीदवार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में संथाल की 3 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। 1 जून को झारखंड में संथाल की 3 सीटों समेत 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण में गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान होगा। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। गोड्डा, दुमका, राजमहल में डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटों पर मतदान। ओडिशा के 6, हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में पंजाब की 13 सीटों पर होगा मतदान। संथाल की 3 सीटों पर दांव पर 52 प्रत्याशियों की किस्मत। दुमका के साथ गोड्डा में भी मैदान में 19 उम्मीदवार। राजमहल के रण में 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत। 7वें चरण में वाराणसी सीट पर चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी सीट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में है, जबकि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत दांव पर है। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती मैदान में है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार प्रचार हुआ। महागामा में भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में अक्षरा सिंह ने कछुआ चौक से बसवा चौक तक रोड शो किया। वहीं दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने रोड शो किया। इस दौरान सीता सोरेन की 2 बेटियां और पूर्व विधायक लुइस मरांडी मौजूद रहे, जबकि राजमहल में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में बाइक रैली निकाली। पाकुड़ में इंडी गठबंधन के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी सभा की। सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। दुमका में बीजेपी की सीता सोरेन वर्सेस जेएमएम के नलिन सोरेन। गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे वर्सेस कांग्रेस के प्रदीप यादव। राजमहल में बीजेपी के ताला मरांडी वर्सेस जेएमएम के विजय हांसदा। राजमहल सीट पर निर्दलीय ताल ठोक रहे लोबिन हेम्ब्रम। 7वें चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2019 में उनमें 32 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, जबकि यूपीए ने 9 सीटें जीती थी। झारखंड की बात करें तो संथाल की 3 सीट में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। गोड्डा और दुमका में कमल खिला था, जबकि राजमहल में जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब की बार तीनों सीट पर जीत का दावा एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला 1 जून को संथाल की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो लोकतंत्र के महापर्व का आखिरी दौर, अब आखिरी चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया, जिसके बाद प्रत्याशी जनता के दर पर पहुंच रहे हैं और जितने उम्मीदवार हैं सब मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ बूथों को मजबूत करने में राजनीतिक पार्टियां जुट चुकी है। अगर हम बात कर ले प्रशासनिक तैयारियों की, तो प्रशासन पूरी तरह से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने को लेकर मुस्तैदी से काम कर रहा है। पोलिंग पार्टियां रवाना होने शुरू हो चुकी है। दूसरी तरफ संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर जिला पुलिस बल, झारखंड पुलिस और साथ ही साथ सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती
कर दी गई है। आपको साथ ही आगे बताते चले कि इस मतदान को लेकर, आखिरी चरण के मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है। अब आखिरी दौर में जनता किसे आशीर्वाद देगी, जनता किसे प्यार देगी और इस बार इस संथाल की 3 सीटों पर क्या फैसला होगा जनता का, यह खैर 4 जून को पता चलेगा। लेकिन एनडीए की अगर बात कर ले, इंडी गठबंधन की बात कर ले, तो दोनों का यह कहना है कि इस बार कोई कसर नहीं छूटा है। इस बार जो पिछली बार हुआ था यानी 2019 में इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले, उस वक्त महागठबंधन हुआ करता था, अगर बात कर ले तो 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और 1 पर राजमहल पर जीत मिली थी। और अगर एनडीए की बात कर ले तो एनडीए राजमहल पर जीत हासिल करने में थोड़ी असफल साबित हुई थी। हालांकि दुमका और गोड्डा में अच्छी जीत मिली थी। दुमका में जेएमएम के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन को हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह है कि इस बार चुनाव प्रचार कितना तगड़ा रहा है। इस बार प्रत्याशियों ने जो पसीना बहाया है, दिग्गजों ने जो पसीना बहाया है, यह कितना कारगर साबित होता है। तो अब आखिरी दौर की बात होगी। अब आखिरी दौर में जनता किस पर आशीर्वाद लुटाएगी, और साथ ही बता दें कि आखिरी चरण का मतदान कई मायनों में खास होने वाला है। कहा जाता है कि संथाल से ही झारखंड की राजनीति तय होती है। तो आज चर्चा करेंगे कि इस आखिरी चरण के मतदान के लिए जो पसीना बहाया गया है, कितना जोरदार मेहनत हुआ, धरातल पर कितना समर्थन मिला, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी से अविनेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम से धीरज दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे अविनेश कुमार जी का। अविनेश जी, देखिए, संथाल को लेकर हमेशा से बीजेपी चर्चा करती रही है, डेमोग्राफी को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे राजमहल को लेकर। आप लोग हर बार कहते हैं, बीजेपी के नेता हर बार यह कहते हैं कि संथाल की 3 सीटों पर हमारा जो चूक हुआ था, हमसे जो कसर छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगा। राजमहल के लिए जो पसीना बहाया गया है, क्या लग रहा है, क्या कहिएगा और आपका क्या दावा है? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी का वातावरण बना है, वो झारखंड प्रदेश में भी स्वाभाविक रूप से दिख रहा है। तो संथाल परगना भी उसे अछूता नहीं है जी। और संथाल परगना में रही बात राजमहल की, तो राजमहल में इस बार राजनीतिक परिदृश्य पूरा चेंज है। आप देखेंगे वही लोबिन हेम्ब्रम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जो यहाँ सरकार चल रही है जी, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे। एक बार नहीं, मैं देखा हूँ टीवी 3-3 बार उन्होंने सरकार पर हमला किया कि किस तरीके से यहाँ पर खनन, बालू, पत्थर सब लूट मचा हुआ है। उस संदर्भ को कोई अन्य दल के लोग ने नहीं, लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया। आज लोबिन हेम्ब्रम जी भी वहाँ एक उम्मीदवार हैं, जनता उनके साथ भी है। तो जिस तरीके से परंपरागत सीट वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा उसको मानती आ रही थी, इस बार उलटफेर होने वाला है, इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है। लगातार हमारे कार्यकर्ता वहाँ पसीना बहा रहे हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा वहाँ देखने को मिल रही है। मैं कई कार्यकर्ताओं से बात भी किया था, उन लोगों ने कहा कि बहुत सकारात्मक वातावरण वहाँ बन चुका है और राजमहल का सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगा। जी बिल्कुल, आप तो दावा कर रहे हैं कि राजमहल का सीट इस बार खाते में आएगा। धीरज दुबे जी से हम राय ले लेते हैं। राजमहल जेएमएम के लिए साख की लड़ाई है, लेकिन आपके अपने लोबिन हेम्ब्रम आप लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। कहना है बीजेपी के लोगों का कि लोबिन हेम्ब्रम के अलग होने से उन्हें फायदा मिलेगा। मतलब साफ तौर पर राजमहल सीट इस बार जेएमएम के लिए रिस्क है। आयुष जी, साफ तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पूरे संथाल में अभी एक ही माहौल है। पूरे संथाल में एक चर्चा है और खासकर दुमका में तो ये नारा लग रहा है कि दुमका का एक ही शान तीर कमान, और झारखंड का एक ही निशान तीर कमान। और पूरे संथाल में जो आयुष जी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जेल रियाक जवाब वोट पे, ये संदेश पूरे संथाल में तेजी से दौड़ रहा है। और वहां के जो लोग हैं, वहां के जो मूलवासी हैं, जो वहां के झारखंडी हैं, उनके पास, उनके अंदर एक आक्रोश है और वो आक्रोश इस माध्यम से हर जगह देखने को मिल रहा है कि जेल का जवाब वोट से, और ये इसका परिणाम देखने को मिलेगा। पिछली बार दुमका की जनता
दुमका की जनता में ये चर्चा है कि दुमका आज हॉट सीट जो बना हुआ है आयुष जी, वो इसलिए बना हुआ है कि ये झामुमो का गढ़ है, और झामुमो के गढ़ के कारण आज छत्तीसगढ़ से, आज यूपी से, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। दुमका के लोगों का कहना है कि झामुमो का गढ़ नहीं होता तो आज इतने नेता और इतने लोग नहीं आते। तो हमारी ये आन बान शान की लड़ाई है कि हमको झामुमो का इस गढ़ को बचाना है, ताकि दुमका आज जो पूरे भारत के मानचित्र पर 1 नंबर पर दिख रहा है, भले ही चुनाव के बहाने से दिख रहा है, तो आज दुमका को अगर एक सबसे बड़ी पहचान आज राजनीतिक रूप से है तो झामुमो से है, और झामुमो को ही हमें जिताना है, ऐसा संकल्प लोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरज जी, लेकिन कहां कसर रह गई थी? आपके सबसे बड़े नेता गुरुजी शिबू सोरेन जी को हार का सामना करना पड़ा था 2019 में। गुरुजी के समय में एक माहौल बनाया गया था कि गुरुजी जो है सो उनकी अब तबीयत नासाज रह रही है, इसलिए वो नहीं आ पा रहे हैं। इसका माहौल में उसको 2019 में बीजेपी को फायदा हुई थी। लेकिन आपको बता दें आयुष जी कि जिस आप बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी की बात कर रहे हैं, अभी बोरियो में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि बोरियो विधानसभा से, राजमहल में नहीं, बोरियो विधानसभा से भी जनता जो है बोरा भर भर के विजय हांसदा जी को वोट देने जा रही है, तीर कमान को वोट देने जा रही है। और जब 2014 का चुनाव हुआ था तो विजय हांसदा जी 50,000 वोट से जीते थे। 2019 में पूरा देशव्यापी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति माहौल था, 303 सीट लाई थी। भले अभी चुनाव से पहले उनके पास 292 सीट ही बचा था, लेकिन इस बार राजमहल में विजय हांसदा जी 2 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और ये मैसेज जो मैं आपको बार बार ये पोस्टर के माध्यम से दिखा रहा हूं, ये मैसेज पूरे संथाल की जनता में आग की तरफ फैला हुआ है। लोग अपनी अस्मिता और झारखंड की लड़ाई को आगे लेके खुद बढ़ रहे हैं। अब कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, सिर्फ जनता ही कार्यकर्ता के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम कर रही है। हर एक लोग निकल के संथाल में अपने संथाली होने का, अपने झारखंडी होने का गौरव प्रस्तुत करने का मन बना चुके हैं। इसका परिणाम 4 जून को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ गौतम उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हम सवाल आपसे लेना चाहेंगे, संथाल साख की लड़ाई है इस बार महागठबंधन के लिए, और खास करके इंडी गठबंधन इस बार पुरजोर तरीके से बल लगाती नजर आई। खूब पसीना दिग्गजों ने बहाया है, और आज भी देखा हमने कि चुनाव का आखिरी घंटा यानी प्रचार प्रसार थमने में जब आखिरी कुछ घंटे बचे हुए थे, तब भी इमरान प्रतापगढ़ी पहुंचते हैं और राजमहल में विजय हांसदा के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ बीजेपी कह रही है कि संथाल की जनता इस बार समझ चुकी है कि क्या करना है, आप बताएं ये किस क्या करना का चर्चा हो रहा है? अपनी बातों को मैं एक वाक्य के साथ में स्टार्ट करना चाहता हूं। तुझको देखा तेरे वादे देखे, तुझको देखा तेरे वादे देखे, लंबी दीवारों के काले साए देखे। तो जनता 10 साल से इस काले साए में जी रही थी। ये भाजपा वालों को बताने की आवश्यकता नहीं है। काले साए के पीछे जो उनका काला चेहरा था, प्रधानमंत्री जी का काला नीयत था, उनका चेहरा था, वो लोगों के सामने आ चुका है। जी। रही बात संथाल की या पूरे देश की, आप ये मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें, कहीं से भी ये सरकार बनाने नहीं जा रहे हैं। सरकार गठबंधन की बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, और झारखंड में हम लोग मतलब बीजेपी के 400 पार के नारा का क्या? वो तो मैंने तो आपको पहले ही कह दिया कि इनके वादे जो हैं उसको जनता पहचान चुकी है कि ये सिर्फ झूठे वादे ही हैं। इनके वादों में अब वो कोई दम नहीं रहा, इसलिए वादों से वो मोदी जी ने अपने बातों को बदल करके गारंटी शब्द का प्रयोग जिस दिन किया, उसी दिन हम लोगों ने मान लिया कि भाजपा कमजोर स्थिति में। गारंटी शब्द का जिक्र तो आपके मैनिफेस्टो में भी है गौतम जी। बिल्कुल, हम लोग उस गारंटी पे खरे उतरेंगे। ये 4 जून के बाद से लोगों को दिखने लगेगा। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि आप दावा ठोक रहे हैं जीत रहे। चलिए इस पर जवाब ले लेते हैं। अविनेश जी, 400 पार का जो नारा है बीजेपी का, जो दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, इसे बार बार कांग्रेस के लोग, इंडी गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल है उनके लोग कह रहे हैं कि ये फ्लॉप होने वाला है। 400 दल का नारा, 400 पार का नारा जो है वो फ्लॉप होने वाला है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, विरोधी दल का जो अपना राजनीतिक कर्तव्य है उसका पालन ये विरोधी दल कर रहे हैं, करना भी चाहिए। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कार्य पद्धति है,
हमारे जो नेता हैं, पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारा राजनीतिक दर्शन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानववाद हमको दिया है, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कालखंड आप उठाकर देख सकते हैं। बिल्कुल, हम राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रथम का उद्घोष करके चले हैं और उस पर काम तेजी से हो रहा है। आज देश में अगर 25 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है तो ऐसी नहीं उठा है, आएंगे धीरे धीरे। काम भी जमीन पर आया है। आज गरीब कल्याणकारी योजनाएं इस देश में आजादी के बाद पहली बार धरातल पर आई है। आज जितने गरीबों का जनधन खाता खुला, आज सीधा उनकी राशि उनके खाते में जा रही है। आज गरीबों का चेहरा भी खिला है। ऐसी 25 करोड़ गरीबों का जीवन स्तर नहीं उठा है। देश की अर्थव्यवस्था अगर 11वां से आज 5वां स्थान पर आई है तो ऐसे नहीं है, काम हो रहा। पूरे अगर मंत्रालय में देखेंगे, मोदी जी के मंत्रालय में सिर्फ एक गडकरी जी का मंत्रालय ही 4 लाख करोड़ का, तो वो अकेले काम करके बैठे हैं। अब 20 लाख करोड़ का ब्लूप्रिंट बनाकर बैठे हैं 24 और 25 का इंफ्रास्ट्रक्चर का केवल। जी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हो रही है, तो कांग्रेस हमारे पास कांग्रेस के प्रवक्ता गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र उठाकर देखिए। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास अविनेश जी। घोषणा पत्र तो दूर की बात है। आपने कहा कि भाजपा के साथी ने कहा कि भाई नितिन गडकरी जी ने इतने काम किए, डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट हुए। जी बिल्कुल, इस बात को नकारा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसके पीछे यह भी मानना होगा कि आप जो 25 करोड़ लोगों की कह रहे हैं कि आय से अधिक उनकी जो आय थी उसको बढ़ा दिया गया, जी, गरीबी रेखा से उनको ऊपर लाया गया, ऊपर आ गए, बीपीएल को क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉस कर चुके हैं, बीपीएल को वो क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन एक तरफ इनके मुखिया जो हैं वो कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया। तो क्या वो अपने पॉकेट से दे रहे हैं? क्या वो अपने पार्टी फंड से दे रहे हैं? फूड जाहिर सी बात है टैक्स पेयर्स के पैसे से दे रहे हैं। तो इसको ये लोग प्रोपोगेंडा बनाते हैं, हाईलाइट करते हैं, तो ये आम जनता पहचान चुकी है। तो बीजेपी वाले तो उस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे। बीजेपी वालों को कहना है कि पैसे हालांकि टैक्स पेयर्स के हैं, लेकिन नीति और योजनाएं तो हमारे द्वारा बनाई गई हैं। और योजनाएं तो पिछले सरकार में भी थी, उसको इंप्लीमेंट भी किया जाता था जी। आज राशन कम क्यों हो गया? लोगों को राशन क्यों कम मिल रहे हैं? इस पे सवाल होना चाहिए, इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आज आप जो पेट्रोल क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट करता है, फिर भी हमारे कंट्री में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल तो लोगों को दिखना ही बंद हो गया। जी बिल्कुल। तो इस पे ये लोग कभी बात नहीं रखते हैं, कभी चर्चा नहीं करते हैं। और रही बात रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज आप ये जान लें, ये सर्वे आप करा लें, आपको ये पता चलेगा कि आज एक बच्चे का जो जन्म होता है किसी भी शहर में हमारी कंट्री में, वो बच्चा 2 लाख रुपए के कर्ज से जन्म लेता है। तो इस पर ये चर्चा करेंगे क्या? इस पर आप क्या थोड़ा समझा सकते हैं? थोड़ा मतलब ये दीर्घ उत्तरीय सवाल लग रहा है, ये सवाल समझाएं कि कैसे एक बच्चा 2 लाख रुपए कर्ज लेकर जन्म ले रहा है। जी, हमारे देश में पिछली सरकार में जो कर्ज थे जी, आज हमारे ऊपर कितना बोझ पड़ा जी। अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो इंटरेस्ट का पैसा हम लोग वर्ल्ड बैंक को पे करते हैं, आप मिला लेंगे कि 28 स्टेट, जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये 28 स्टेट का पूरा बजट होता है, जो हम लोग हमेशा हर साल 20% पेमेंट जो कर रहे हैं, जो लोन इंटरेस्ट पे पेमेंट कर रहे हैं। आखिर ये लोन बढ़ा क्यों और कैसे बढ़ा, इस पर ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ चमकाने वाली बात पर जवाब ले लेंगे, लेकिन धीरज दुबे जी का हम रुख करते हैं। धीरज जी, देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई और जब देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम की बात अविनेश कुमार जी कह रहे थे, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। कि हमारे भी साथी भाजपा प्रवक्ता बोले कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं जी। और बोले, इन्होंने ये भी कहा कि हमने 25 करोड़ जनता को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। नीति आयोग की ये रिपोर्ट थी। तो ये बड़ा कंट्राडिक्टिंग है और इसका फायदा, मैं बता दूं, इसका फायदा संथाल के लोगों को भी हुआ है और संथाल के लोग भली भांति इसे समझ रहे और कह भी रहे हैं कि हाँ, जो राशन मिला है मुफ्त में, उससे हमें भी फायदा हुआ है। मुफ्त में राशन जो मिला है, वही बात पे आना चाह रहे थे आयुष जी कि एक दावा इनके द्वारा किया जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। दूसरा दावा नीति आयोग का है कि हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो 140 करोड़ की आबादी में इस तरह से माना जाए तो 105 करोड़ लोग अभी भी गरीब हैं। 80 करोड़ जो है इनके द्वारा राशन दिया जा रहा है, तो 25 करोड़ अगर निकल गए तो फिर 80 करोड़ कैसे बचा? तो ये सवाल है। दूसरी सवाल ये है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आई थी वो 2013 में कांग्रेस लेके आई थी। उसी समय से राशन देने की बात हुई थी, कम दामों में, कह सकते हैं कि एक
न्यूनतम सपोर्टिव दाम में जो है लोगों को जो है राशन उपलब्ध कराया जाता है, राइट ठीक टू है। फूड हो, राइट टू ठीक एजुकेशन है। हो, सूचना का अधिकार हो, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। लेकिन मेरा कहना है कि अभी यही संथाल में विषय बना हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन वादा की है कि हम हर परिवार 10 किलो को 1 राशन लाख रुपए 1 लाख रुपए सालाना देंगे, वो भी परिवार की जो महिला मुखिया है उनको। ठीक ये है। संथाल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो हम 5 की जगह 10 केजी ये तो खैर देखिए, ये तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस का ही मैनिफेस्टो में, जी। हम लोग अलायंस में है तो इंडिया गठबंधन का ही मैनिफेस्टो जी, हुआ। ठीक है। दूसरा, राहुल इस पर भी गांधी हम जी ने चर्चा कहा करेंगे कि हम 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे जब हम सत्ता में आएंगे, जी। वो भी 15 अगस्त से पहले। तो युवाओं को भी ये प्रभावित किया 2 करोड़ नौकरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र और मोदी ने भी वादा यही किया पे था। मानना चाहता था कि इनके जो वादे हैं, वादे और झांसे और जुमलों में अंतर जी। अब जनता जानने लगी है। 100 स्मार्ट सिटी की बात नहीं होती है, गंगा की सफाई की बात नहीं होती है, यहाँ तक कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, उनको पकौड़ों तक ले आया गया। मेरा कहना है कि जनता इससे उब गई है। अब ये झूठ फरेब नहीं चलेगा और जनता ये मन में बैठा ली है कि जो ये बोलते हैं वो करते नहीं है। और करते क्या है, ये 80 करोड़ लोगों के राशन पर चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक। 22 लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, ये 22 उद्योगपतियों के लिए पूरी सरकार चल रही है। इसको भी देश की जनता समझ रही है और इसके खिलाफ पूरे संथाली गंभीर आरोप अविनेश जी, ये नीरव मोदी से 140 लेकर करोड़ दो जनता दर्जन- के लिए काम नहीं हो रहा है, ऐसा आरोप नहीं, जेएमएम के नीरव मोदी प्रवक्ता से लगाए लेकर हैं। 2 दर्जन लोगों को जो बैंकर ने पैसा दिया, जी। बैंक करप्ट, जो बैंक दिवालिया होने की स्थिति हुई, वो हमारी सरकार में हुआ था क्या? वो सरदार मनमोहन सिंह की सरकार थी। जी। पूरा लिस्ट उठाकर देख लीजिए। भागा कब? आप विजय जिस माल्या कब तरीके भागे? से- नीरव मोदी कब भागे? ललित मोदी कब छोड़िए भागे? भाई साहब, आपकी सरकार ने और सब किया है। सवाल तो ये भी गंभीर है। 15 लाख करोड़ रुपए कब माफ किए गए? हाँ जी, आएंगे, बैंक ने आएंगे, जो ऋण वापस दिया, आएंगे। उसको इस पर माफ चर्चा किया करेंगे। गया। सरकार गौतम जी, ने लौटेंगे। ये भी बताना चाहिए। जी, अविनेश जी कंप्लीट करें बात को। पूरा बैंक को बोल दिया गया कि धीरे जो भी जी आएंगे, उद्योगपति को जवाब हमारा- देंगे इस पर। आयुष जी, बैंक आज बैंक पूरे के कारण- उद्योगपति को जो चंदा दिया गया उसको आप माफ कर दीजिए। बैंक आज इसलिए डूब रही है, बिक रही है। आएंगे, आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। धीरज जी, ये देखिए, अविनेश जी को पूरा कांग्रेस जवाब पार्टी के कंप्लीट लोग कर लेने कहीं दें। पर कांग्रेस की सरकार, आप सरदार मनमोहन सिंह की सरकार, जी। वो तो कठपुतली की सरकार थी। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने उस सरकार को चलाया है, उस छुपा हुआ नहीं है। कोयला घोटाला हो, वो खेल घोटाला हो, कुल मिलाकर लगभग 12 लाख करोड़ का कोयला घोटाला। तो उसमें मनमोहन सिंह की सरकार में 12 क्या उसका लाख करोड़ की रिजल्ट आया? घोटाला हुआ। परिणाम क्या आया ये सुप्रीम सच कोर्ट है, में? पूरा तथ्य है कि 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ उस सरकार में। और ये बात करेंगे भाजपा की सरकार के बारे में। अरे जी, भारतीय बिल्कुल, जनता धीरज जी, पार्टी जवाब की दें। सरकार आज जिस तरीके धीरज जी से अविनेश जवाब ले जी लेते हैं। पूछना चाहूंगा। ये कांग्रेस का सवाल है, मैं जवाब हमारे देता पास हूं। है। ठीक है, आज कांग्रेस वो का देखिए सवाल है, यहाँ गौतम झारखंड जी में से मिल रहा जवाब है। ले लेते हैं। इसी झारखंड में हमारी सरकार थी और इसी जवाब ले झारखंड में लेते हैं। इनकी आपने सरकार सवाल चल रही है। पूछा है, आपने जवाब भी सवाल जरूरी पूछा, है। मैं जवाब आज दे इस देता हूं। झारखंड में आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे देता 357 हूं। नौकरी देते हैं और जवाब ले लेते हैं अविनेश जी। आपने कोयला- सवाल कोयला गंभीर घोटा- सवाल कोयला उठाया। घोटा- सबसे पहली बात, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो अर्थव्यवस्था को संभाला था देश पे, यह किसी से छुपी नहीं है। जी बिल्कुल, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। नहीं। आप हमारे विरोधी जरूर हो सकते हैं, हमारा मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको यह बात मानना देश के जैसे हमने सबसे बड़े कहा- अर्थशास्त्री में डबल से डिजिट एक में के मनमोहन बढ़ी जी, है। इसे कोई नकार नहीं सकता। दूसरी बात, अगर उनकी सरकार कठपुतली सरकार होती तो 10 सालों तक कांग्रेस राज नहीं कर रही होती। जी बिल्कुल। तीसरी बात, क्या कोयला घोटाला हुआ, उसकी जांचें हुई, रिपोर्ट्स आए, कार्रवाई हुई। आज नवीन जिंदल किस पार्टी में है, किसके समर्थक में है, किसके सपोर्ट से वो आज भाजपा में है? इस पर आप जवाब दीजिए। ऐसे कई घोटालेबाज इन 5 सालों में। जी, इस पर हम लौटने वाले थे। 45 नामों की एक सूची है जी, उस सूची के बारे में जब भी बीजेपी से सवाल किया जाता है, अविनेश जी आपसे सवाल है, उस पर आप बचते नजर आते हैं। नहीं, बचने की बात नहीं है। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता जी। है। जांच के दायरे से कोई नहीं बच सकता लेकिन है। कार्रवाई स्लो हो लेकिन जाती है। कार्रवाई क्यों नहीं होती? होगी, कार्रवाई क्यों नहीं होती? जांच का विषय है। बिल्कुल, जब जांच ये होगा, जुडिशियरी मैटर है, बिल्कुल है, जिन पर लेकिन कानून जांच काम लेकिन करेगा, लेकिन कानून से ऊपर आपका कोई नहीं चरित्र है। क्या कहता है? कानून घेरेगा, आपका कानून क्यों नहीं चरित्र करेगा? आपके जवाब पार्टी का देते हैं, चरित्र क्या अविनाश जी। कहता है? रही गौतम बात जी, नवीन जवाब जिंदल दें। हमारे दल में आ गए, तो भाई जो लोकप्रिय दल है उनको लगा होगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक विजन है, एक मिशन है, जी। सही दिशा और स्पष्ट नीति है, जी। ये सही ट्रैक पर चल रहा है। बिल्कुल गलत आज बात नवीन है। जिंदल आकर पार्टी में यहाँ पर ज्वाइन करके चलिए, उन्होंने नवीन काम जिंदल करना पर भी शुरू जिक्र किया है। करेंगे, कोयला घोटाला पर भी जिक्र करेंगे और तमाम घोटाले जो उस पर भी जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे अहम संथाल पर जिक्र करेंगे। जेएमएम से हमारे साथ धीरज दुबे जी हैं। एक अहम और मजबूत सवाल यह है, इस वक्त डेमोग्राफी को लेकर हर जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ, हर शख्स
सिर्फ संथाल की डेमोग्राफी पर बात कर रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या कम हो रही है, मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, आदिवासी जमीन हड़पे जा रहे हैं। सवाल का जवाब दें। आयुष जी, देश ने जब मांग किया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, जी। तब पता चलेगा कि इनकी संख्या कितनी बढ़ी, किसकी संख्या कितनी है और किसकी संख्या कितनी घटी है। ठीक। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जातीय जनगणना करने से मना कर दिया। यहां तक कि सरना धर्म कोड, आयुष जी, जिसका मांग पूरे झारखंड की जनता कर रही है और वो चाह रही है कि आदिवासियों का भी एक पहचान मिले, उनको भी एक अधिकार मिले कि वो अपना धर्म पर ऐसे टिक लगा सके। जी। उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो आखिर अपना चुने क्या रिलीजन के रूप में, तो उनको सरना धर्म कोड चाहिए, उसके लिए ये पारित नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है डेमोग्राफी पे। तो 10 साल से भाजपा की सरकार है, ये आरोप लगाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ रहे हैं। जी। मेरा कहना है कि सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्री के अंतर्गत आता जी है। बिल्कुल। तो गृह मंत्री जी के रहते हुए सीमा हैदर जी देश में आ जा रही हैं। देश में जब आ जा रही हैं तब केंद्र की सरकार को पता चल रहा है, तो गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे ही कितने घुसपैठिए देश में आ गए, ये तो अब चिंता का विषय है कि कितने जो है सो एजेंट पाकिस्तान से आए हैं, कितने चाइना से आए हैं, ये अब मुद्दा है, ये सवाल है। और अगर ये बोलते हैं कि नहीं 10 साल से ही हमारी सरकार है, बाकी इससे पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि उससे पहले तो झारखंड में भी आपने लंबे समय तक आप भारतीय जनता पार्टी और आजसू सत्ता में रही है, तो आपके रहते हुए फिर कैसे संथाल में लोग घुस गए? जवाब ले लेते हैं। संथाल की डेमोग्राफी में जो बदलाव हो रहा है, देखिए तो भ्रामक सवाल है। जेएमएम ने आरोप लगाया कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल घुसपैठियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे, गृह मंत्रालय पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है। जेएमएम के लोगों का कहना है सीमा हैदर की एंट्री हो जाती है देश में। पुलवामा को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, इस पर आप क्या जवाब देंगे अविनेश जी? देखिए, होम मिनिस्ट्री पर जो विषय भाई साहब ने उठाया है, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं। जी। होम मिनिस्ट्री अपना काम पूरे मुस्तैदी से सीमा पर कर रही है। होम मिनिस्ट्री का जो परिधि है, जितनी उसकी अपना दायरा है, हर जगह काम हो रहा है। ये झारखंड प्रदेश का जो विशेषकर संथाल परगना की समस्या जो आपने उठाया डेमोग्राफी का, ये इधर के कालखंड में मतलब एक तरीके से अपराध की पराकाष्ठा पार कर चुका है। जिस तरीके से आदिवासी बच्चियों की हत्या होती है, पीस पीस काट कर फेंक दिया जाता है, और देहात की भी घटनाएं उसमें हुई हैं। और अभी जो राजमहल में एक उम्मीदवार बसपा की लड़ रही हैं, मुर्मू महिला हैं, उनके हस्बैंड एक मुसलमान हैं, वो भी बांग्लादेशी हैं। ठीक है, शादी होगी। तो यही समस्या मूल है। यहाँ आज यहाँ आदिवासियों की अस्मिता संकट में है। नहीं, सवाल ये है कि घुसपैठियों की एंट्री हो कैसे रही है देश में? की एंट्री में यहाँ के जो झारखंड सरकार का जो अपना लचर रवैया है, वो प्रमुखता से उसमें काम कर रहा है। नहीं, बॉर्डर पर मतलब अगर राष्ट्रीय सीमा की एक बात करें तो झारखंड सरकार क्या करेगा इसमें? अरे तो सीमा बीएसएफ किसके अंडर में? बिल्कुल केंद्र सरकार के अंदर आता है और गृह मंत्रालय के अधीन है। लेकिन जो घुसपैठिए जो आते हैं जी, वो मान लीजिए अगर गलत तरीके से आ भी जा रहे हैं, कैसे आ जा रहे हैं? आने के बाद इतने सारे चौकीदार कैसे आ रहे हैं? मैं इस पर सवाल कर ले रहा हूँ। अगर गलत तरीके से आ रहे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं नाकामी साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर घुसपैठिए यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो उन घुसपैठियों पर कार्रवाई कौन अगर करेगा? अगर वाली तो बात ही नहीं आनी चाहिए। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहेगा। हम तीनों मेहमानों से इस अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। संथाल की डेमोग्राफी इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है और आखिरी 24 घंटा बचा हुआ है मतदान होने में। हम हर एक पहलू पर चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो हम आखिरी 24 घंटे के बारे में बात कर रहे थे। लोकतंत्र का महापर्व संपन्न होने वाला है और इस आखिरी चरण के मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंकी। अब प्रशासन की बारी है कि कैसे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रतिशत को बढ़ाते हुए चुनाव को संपन्न कराएंगे। लेकिन संथाल इस वक्त चर्चा का विषय संथाल की डेमोग्राफी है। संथाल में खड़े प्रत्याशी हैं और इस पर चर्चा करने के लिए हमारा पैनल हमारे साथ बने हुआ अविनेश जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, धीरज दुबे जी हमारे साथ जेएमएम से और गौतम उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से। हम चर्चा कर रहे थे संथाल की डेमोग्राफी को लेकर। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे धीरज दुबे जी। अविनेश कुमार जी ने यह आरोप लगाया कि जो पनप रही है घुसपैठियों की जमात झारखंड में, खास करके उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार झारखंड का गठबंधन सरकार, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जब 10 साल के सत्ता के बाद बोलने के लिए कुछ नहीं बच जाता है तो फिर से आते हैं लोग धार्मिक ध्रुवीकरण करने, भ्रामक मुद्दों को लाने। ये सिर्फ भ्रम फैलाने का एक प्रयास है। मेरा तो सवाल का जवाब इन्होंने दिया ही नहीं। मैं पूछा कि सीमा सुरक्षा बल आपके अंतर्गत, गृह मंत्रालय आपके अंतर्गत, देश की सीमाएं जो हैं वो आपके अंतर्गत,
फिर भी अगर घुसपैठी आ रहे हैं, किसी दूसरे देश के एजेंट यहाँ आ रहे हैं और देश की स्थिति लच्चर होते जा रही है, सीमा इधर आ रही है, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। गृह मंत्री से इस्तीफा मैं मांग रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। दूसरा सवाल कि अगर झारखंड में ऐसा पनप रहा है तो सबसे ज्यादा शासन तो आपने किया ना, भाजपा आसू के लोगों ने शासन किया। आपके रहते अगर इस तरह की घटनाएं हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेना चाहिए। दोनों मसले में 4 साल की हेमंत सरकार तो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा आयुष जी कि ये पूरी और पूरी अपने 10 साल के कार्यकाल में इनकी जो उपलब्धि है वो शून्य है। इस शून्य से जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसे मुद्दों को लाया जा रहा है। सवाल ही ये विषय ही नहीं है। विषय तो ये है कि संथाल के लिए आपने क्या किया, संथाल के लोगों के लिए आपने क्या सोचा। झारखंड का लोगों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मांगा गया तो आपने क्यों नहीं दिया। यहां तक कि यहाँ का जीएसटी का पैसा जो था वो मांगा गया जब आपसे, तो आपने देने का काम नहीं किया। डीवीसी पैसा काट लेती है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। आपके 12 जवाब ले लेते हैं धीरज जी, जवाब ले लेते सांसद हैं। कई तरह के आरोप लगे आप पर, सवाल नहीं करते। बीजेपी पर कई आरोप लगे। यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या झारखंड सरकार की आज है, आज यहाँ मैं देख रहा था 12 से 14 नक्सली सिर्फ राजधानी में पकड़े गए हैं। इस राज्य की लॉ एंड ऑर्डर और आंतरिक सुरक्षा क्या है, इससे आप हार्डकोर नक्सली कहां पकड़े गए, तो रांची राजधानी में पकड़े गए। ये सरकार की लचर स्थिति है। रूपा तिर्की कहां मरी, थाने के अंदर वहां पर फांसी, उसका जांच रिपोर्ट सामने आ गया है। पूरा जांच रिपोर्ट सामने आ गया आज इस पूरे झारखंड प्रदेश में सामने लाइए। 14,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो गया। लॉ एंड ऑर्डर क्या है आप देख सकते हैं, कार्रवाई क्या हो रही है आप देख सकते हैं। प्रेम प्रसंग यहाँ से लेकर कार्रवाई हो रही है। देखिए ऐसी बात नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। हत्या करता है तो इसमें सरकार दोषी है क्या? अरे उसकी हत्या गौतम जी से जवाब ले लेते हैं। आरोप राज्य सरकार पर गौतम जी क्या कहेंगे इस पर? पर आइए ना गौतम जी से, धीरज जी गौतम जी से जवाब ले लेते हैं। आज आप महिलाओं की बात करते हैं, खुद महिलाओं की क्या इज्जत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, आखिरी के चंद दिनों में उनके भाषणों से पता चलता है। मुजरा कौन करता है, इस तरह के अब शब्द आप मीडिया में आकर के एक बड़े प्लेटफॉर्म में एक चुनावी रैली में आप इस तरह का बात करते हैं और उसके बाद आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं। योगी जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं। योगी जी से तो आप तुलना ही मत कीजिए इस राज्य सरकार की। मैं तो प्रधानमंत्री से तुलना कर रहा हूं, पर वहां कंट्रोल राजनीतिक प्रतिद्वंदी है अभिनय जी, डबल इंजन का सरकार राजनीतिक प्रतिद्वंदी है तो बिल्कुल तुलना होगी। मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहा हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार थी, तब आपने क्या किया झारखंड के लिए, संथाल के लिए आपने क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया। आज तक सरना धर्म कोड आपके कारण, आपके सरकार के कारण, आपके डबल इंजन की सरकार के कारण रुका हुआ है। और आज जी आप भगवान की बात क्यों नहीं करती? भगवान के नाम जवाब ले रहे हैं सर, भगवान पर बीजेपी बात क्यों नहीं करती है? संगठन जनजातीय बताता है समुदाय का स्वाभिमान बने। ठीक है, रही सरना कोड की बात, तो सरना कोड का भी जो समस्या है वो देखिएगा समय आने पर भारतीय जनता पार्टी समय कब आएगा? समय कब आएगा यही अफसोस की बात है। आपका समय खत्म हुआ। केवल वोट आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का समय खत्म हुआ, उनका कार्यकाल खत्म हुआ। इस 10 साल में क्यों नहीं हुआ? लोकसभा चुनाव में भी वही क्या मसला, कुछ और अभी किसी और बात पर चर्चा हो रही है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के हिस्से है, हमारे देश का हिस्सा नहीं है क्या? जब दोनों लोग के बीच में चर्चाएं हो गई तो मैं खाली बैठ गया। नहीं बिल्कुल कोई शख्स खाली नहीं है, कोई बोलने वाला होता है, कोई सुनने वाला होता है। मैंने जो आएंगे इसको अभी फिलहाल मुद्दा भटक जाता है। विजुअल मीडिया है, सब आप तो खुद भगवान के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। भगवान देश की जनता भी नहीं है। आएंगे बेवकूफ तो देश की जनता भी नहीं है आप जो ये समझते हैं। आप संविधान, चलिए गोड्डा में चर्चा करते हैं। आप चुनाव हार रहे हैं, आपके पास हार जीत का फैसला 4 जून को होगा गौतम जी। 4 जून को पता चला है कौन जीता। देश का चुनाव हार रहे हैं। गौतम जी आपसे सवाल लेते हैं, गोड्डा के बारे में चर्चा करते हैं। गोड्डा पर हम आते हैं, अभिनय जी हम आपके पास आएंगे, धीरज जी आपके पास आएंगे। गोड्डा पर बात करते हैं। प्रदीप यादव कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे, निशिकांत दुबे हालांकि एयरपोर्ट, एम्स और अडानी प्लांट के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे और कहीं ना कहीं समर्थन मिलता दिख रहा है। इस कड़े मुद्दे पर प्रदीप यादव कैसे टैकल किए हैं और उनका चुनावी रण में इस बार का मेहनत कितना रहा है, जनता से उन्हें कितना आशीर्वाद मिलेगा, ये दावा जो आप लोग हैं उसको पूरी तरह से सामने रखें। बिल्कुल, इस बार हम लोग गोड्डा सीट जीत रहे हैं, इसमें कहीं दो बात नहीं है।
इससे पहले प्रदीप यादव जी जब भी चुनाव लड़े वो जेवीएम के बैनर पे लड़े, और बाबूलाल मरांडी जी की क्या हैसियत रही है इस पूरे झारखंड में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 10-15 सालों में उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चुनाव लड़ा। आज प्रदीप यादव जी कांग्रेस संगठन के साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस संगठन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे वहां के विधायिका दीपिका पांडे जी जिस तरीके से काम कर रही हैं, जिस तरीके से दीपिका पांडे जी को पहले प्रत्याशी बनाया जाता है, फिर अंतर विरोध होता है, फिर प्रदीप यादव जी को प्रत्याशी बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका असर क्या चुनाव में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन उनका नॉमिनेशन था आपने देखा होगा कि सबसे बढ़ चढ़ के अगर किसी ने हिस्सा लिया तो वो दीपिका जी ने हिस्सा लिया। आज तक वो क्षेत्र में लगी हुई हैं और उसका फायदा प्रदीप जी को डेफिनेटली मिल रहा है, और ये सीट हम लोग निकाल रहे हैं। और रही बात इक्वेशन की, तो आपने देखा होगा कि एम्स, उसके बाद में हवाई अड्डा, जी, ये दुबे जी का देन नहीं है। लेकिन जनता तो ये जानती है कि जब तक वो सांसद रहे प्रचार प्रसार में तभी तो आए आए हैं। हैं, आपने तो पूरे 10 सालों में प्रचार प्रसार ही तो किया है। लेकिन पार्टी के डिफरेंस बीजेपी खुद को बोलती है, बीजेपी कहते हैं कि हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते जो हैं। है उनको चंदा चोर कहता है, उनको चोर कहता है, उनके अगेंस्ट में पदयात्रा करता है। ये मैसेज भी तो जा रहा है वहां पे। बिल्कुल, आपने इसको कैसे डिफेंड करेंगे वो? आपके शीर्ष नेता ने, राहुल गांधी ने पदयात्रा किया और पदयात्रा के जरिए कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की। हालांकि इस यात्रा में कितने लोग जुड़े हैं इसका फैसला 4 जून को आ जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। धीरज दुबे जी, हम चर्चा कर रहे थे गोड्डा को लेकर। इस बार इंडी गठबंधन कितनी मजबूती से गोड्डा का रण में उतरी हुई है? देखिए, गोड्डा में जो भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी हैं, निशिकांत दुबे जी ने कहा था कि मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रचार नहीं करूंगा। लेकिन ऐसी स्थिति बन गई कि उनके अहंकार के कारण गोड्डा की जनता उनको डुबाने जा रही है। जिस अहंकार से वो बात करते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि मुझे भगवान बना दीजिए, मैं यहां से बैठे बैठे जमशेदपुर का चुनाव हरा दिया था, तो मुझे अगर भगवान की दर्जा भी मिल जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज स्थिति ये हो गई है कि पंडा समाज उनसे नाराज है। उनसे 15 साल के शासन में जिसका दम वो भरते हैं, आज तो जनता सवाल पूछ रही कि एक गरीब परिवार दिखा दें जिनके घर वो गए हो। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, तो एक फोटो दिखा दे जहां पे निशिकांत दुबे जी गए हो, उनके यहाँ बैठे हो, किसी के शादी ब्याह में, किसी की आकस्मिक किसी दुर्घटना में, किसी के श्राद्ध कर्म में, कहीं भी। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं, नाराजगी है, और नाराजगी है। इसी के नाराजगी में और उनके अहंकार से इस बार वो गोड्डा में पूरी तरह से नेस्तनाबूद होने जा रहे हैं। लेकिन और यहाँ तक नकारा नहीं जा सकता कि एयरपोर्ट आया, एम्स आया, अडानी प्लांट आया। 15 साल में अगर 3 काम की उपलब्धि अगर आयुष जी आई है, ये 3 काम कई महीनों में है। एम्स का आ जाना बहुत बड़ी बात है गोड्डावासियों के लिए। लेकिन ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? ये उनकी जवाबदेही नहीं है? बिल्कुल है, नैतिक जिम्मेदारी उनको जनप्रतिनिधि की है। वो कोई एहसान तो किए नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अहंकार में जो जनता को तुच्छ समझते हैं, मच्छर समझते हैं, कीड़ा मकोड़े की तरह उनसे व्यवहार करते हैं, उनके जो मुंह से लफ्ज निकलते हैं वो ऐसा होता है कि सामने वाला। ठीक है, चलिए जवाब लेते हैं। अविनेश जी, कई तरह के आरोप निशिकांत दुबे पर लगे, कभी कभी उन पर यह भी आरोप लगते कि बस सोशल मीडिया के स्टार है वो। मैं इससे भाई साहब ने जितना आक्रोश निशिकांत दुबे जी पर व्यक्त किया है जी, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। नहीं, मैं घूम के आया हूँ, मैं आएंगे जवाब सुन लेते हैं। चला मैं धीरज जी जवाब सुन लेते हैं पहले। धीरज जी जवाब सुन लेते हैं। निशिकांत दुबे जी का मैं व्यक्तिगत सबसे ज्यादा काम मैंने उनका देखा कोरोना के कालखंड में जी, सोशल मीडिया पे। कम नहीं, सोशल मीडिया आएंगे। अरे भाई, कम से कम 1000 से भी ज्यादा ऐसे फैमिली जो बाहर से आए, गुजरात से, दिल्ली से, मैं जानता हूँ। उसमें एक लड़का साहब उनके साथ था। पूरा वृत्त मैंने जब देखा चार्ट, उसमें मैं उस दिन समझा कि निशिकांत दुबे कितने एक्टिव हैं इस मामले में। एक एक व्यक्ति की चिंता बैठकर वो स्वयं दिल्ली से कर रहे थे। आज भी दिल्ली से जो भी मरीज गया दिल्ली, उसकी चिंता करना, अपना आवास उन्होंने यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के लिए दे दिया है। उनका जो अपना सरकारी आवास है वहां नहीं रहते हैं, धीरज जी दे दिया है अपने जनता के लिए। क्या बोलना चाह रहे हैं? और रही बात वहां विकास का, तो विकास का छोटा से बड़ा जो भी चीज है आज गोड्डा में नजर आ रहा है, निशिकांत दुबे कारण है। हाँ, कद पॉलिटिकली बड़ा है, एक अच्छे प्लेयर है पॉलिटिक्स के हो, तो स्वाभाविक रूप से उनको घेरने। चलिए गौतम जी, एक अच्छे पॉलिटिक्स के अच्छे प्लेयर करार दिए हैं अविनेश कुमार जी ने निशिकांत दुबे को। मजबूती से आइए जवाब ले लेते हैं अविनेश जी। और अब सरकारी तंत्रों का आएंगे अविनेश, तंत्रों का मिसयूज करना, अगर हम कोरोना की बात करें तो जिस पार्टी का मुखिया ही कोरोना के टाइम में बैकफुट में हो,
उसके कार्यकर्ता, उनके नेतागण क्या काम करेंगे? और ये कहीं पूरे देश ने देखा है कि कोरोना में अगर सबसे बढ़ चढ़ के किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काम किया। और झारखंड की बात करें अगर, तो जो मोदी जी का कहना होता था कि मैं चप्पल वालों को भी हवाई जहाज का सैर कराऊंगा, तो ये हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। हेमंत सोरेन जी ने यह करके दिखाया कि चप्पल वालों को भी कोरोना के समय में अपने घर वापसी के लिए, देखिए वो ऐसा मंजर था, वो ऐसा खौफनाक मंजर था जब जितने भी आप उसको इनकार नहीं कर सकते, पूरी तरह से लगे हुए थे कि कैसे अपनी जनता को बचाया जाए। हम इस पर चर्चा करेंगे, सरकार के संग्राम पर और भी चर्चा करेंगे। आज बैकफुट फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आने वाले 24 घंटे के बारे में चर्चा करेंगे। 1 जून को जो मतदान होना है उस पर चर्चा करेंगे और 4 जून को क्या फैसले आने वाले हैं, इस तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 सीट दुमका, राजमहल और गोड्डा पर चुनाव होना है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने पसीना बहाया। प्रत्याशी अब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता के दरबार पर पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। हमारा पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ, अविनेश जी बीजेपी से हमारे साथ बने हुए, धीरज दुबे जी हमारे साथ जेएमएम से बने हुए हैं और गौतम उपाध्याय जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं। हम रुख करते हैं जेएमएम का, यानी धीरज दुबे जी का। धीरज जी, देखिए दुमका सीट कई मायनों में अहम है। एक तरफ वफादार है, दूसरी तरफ परिवार है। इस बार सोरेन परिवार को और खास करके शिबू सोरेन जी को या फिर शिबू सोरेन के कैडर के जितने लोग हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सामने सीता सोरेन थी, सामने दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी थी। देखिए, दुमका की जनता मन बना चुकी है जी। दुमका की जनता में एक और चर्चा है कि जो बुरे समय में परिवार का नहीं हुआ वो दुमका का क्या होगा। यहाँ तक कि जामा में लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जामा में विधायक थी और जामा का क्या विकास उन्होंने किया है वो सर्वविदित है। तो दुमका के लिए तो आप ही के पार्टी में दुमका के लिए वो क्या करेगी, तब तक तो विकास का हमें इंतजार नहीं है। 4.5 साल यहाँ तक तो आप ही के पार्टी में आयुष जी, नलिन सोरेन जी के बारे में पूरे दुमका में एक माहौल है कि जितने सुलभ, जितने व्यवहारिक वो विधायक हैं, 7 बार के विधायक हैं, और जितना आसानी से कहा जाता है कि सुबह 6 बजे नहा धोआ कर बैठ जाते हैं और 11 बजे तक जनता उनसे मिलती है, जनता की समस्या का समाधान करते हैं, तब वो फिर क्षेत्र में निकल जाते हैं। ठीक है। तो एक सकारात्मक माहौल जेएमएम के प्रति वहां बना हुआ है। गुरुजी के संघर्ष इसमें योगदान दे रहा है। जिस तरह से वो 19 सूत्री कार्यक्रम चलाते थे, रात्रि पाठशाला चलाते थे, हड़िया दारू के खिलाफ जन जागरण करते थे, यहाँ तक कि जो वहां महाजनी प्रथा थी और जो वहां के गरीब लोगों की, वहां के आदिवासियों की जमीन लूट ली जाती थी और सूद और मूल के बदले में उनकी जमीन को कब्जा कर लिया जाता था, उसको जो है वापस दिलाने का काम धनकटनी के माध्यम से आंदोलन चलाने का काम साथियों का ही साथ तो छूटता नजर आया। तो उन्होंने बड़े समय तो लगातार, मैं तो बोल रहा हूं कि जब लगातार कोई इस एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जी, तो उसके प्रति जो है भ्रम फैलाने में लोगों को, अभी गोड्डा में मैं वापस आना चाह रहा हूं। गोड्डा में पर चर्चा कर लेते हैं, हम आएंगे गोड्डा पर वापस। गोड्डा में एक भ्रम फैलाया जा रहा है प्रदीप यादव जी का, एक हम आएंगे गोड्डा पर, आएंगे दुमका पर चर्चा कर लेते हैं। तो उसी तरह से फर्जी खबर चला के कि नहीं गुरुजी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, गुरुजी को इस बार तो उनके ही चेला है जो समय सुनील सोरेन जी। लेकिन अभी समस्या ये बन गई है आयुष जी कि जिस सुनील सोरेन जी वहां सांसद थे, भाजपा के कार्यकर्ता में एक अजीब बेचैनी देखने को मिला। वो बोल रहे हैं कि झंडा बैनर पोस्टर हम लगाएंगे, प्रचार हम करेंगे, और जब चुनाव लड़ाने की बारी आती है तो दूसरे दल से आप बोरो प्लेयर को ले आ रहे हैं। तो हम सिर्फ पार्टी में केस खाने के लिए, जवाब ले लेते हैं, लाठी खाने के लिए सवाल उठे। आयुष जी, मायूस है, लाचार है, बेबस है और आक्रोशित है। चलिए जवाब ले लेते हैं। सीता सोरेन जी की पैरासूट लैंडिंग होती है ऐसा आरोप लग रहा है बार बार, और सुनील सोरेन नाराज है ये कह रहे जेएमएम के कार्यकर्ता, और साथ ही ये आरोप भी लग रहा है कि सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नकार रही है बीजेपी। क्या कहिएगा? सीता सोरेन जी एक दूरदर्शी लीडर हैं जी। सीता सोरेन जी ने कुछ सोचकर ही पार्टी को छोड़ा। विधानसभा में मैंने पूर्व में कहा कि कई बार सरकार पर उन्होंने हमला बोला जी। आज देखिए, जिस गंभीर आर्थिक आरोपों से घिरकर हेमंत सोरेन जी जेल के अंदर हैं, और दूसरे नंबर के नेता भी जेल के अंदर हैं, 2 और लाइन पर लगे हुए हैं, 2 आईएएस भी जेल के अंदर आएंगे धीरे आईएएस और भी जेल जाने वाले हैं। उस पोस्टर को रख भाप गई थी कि ये पूरा का पूरा भ्रमित करने वाले हम मैसेज नहीं देना चाहते। और भ्रष्टाचार का ये जो कुनबा है, इस भ्रष्टाचार में गोता लगाने वाला पूरा झारखंड का तंत्र है, वो समझ गई थी इस बात को। और सीता सोरेन जी को उस परिवार ने कभी परिवार नहीं समझा। जो भाई साहब ने भी कहा
कि परिवार के लोगों का आशीर्वाद नहीं है, तो उस परिवार ने कभी परिवार नहीं समझा। अभी उन्होंने अपनी वेदना का प्रकटीकरण भी कई जगह किया है। उनकी बेटियों ने जब रो रो कर अपने परिवार की कथा बताया, तब लगा कि बेचारी इतनों सीता सोरेन जी तो खुद कहती है कि गुरुजी की ओर से उन्हें खूब सम्मान मिला है। के बाद उस महिला के साथ अविनेश जी, अन्याय सीता सोरेन खुद कहती हैं कि गुरुजी से उन्हें खूब सम्मान मिला है। गुरुजी को तो पिता तुल्य मानती हैं, ससुर हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, गुरुजी भी आशीर्वाद देते हैं उनको। इसमें कोई वो तो है, गुरुजी के बड़े पुत्र थे दुर्गा सोरेन, अब दुर्गा सोरेन की धर्मपत्नी है वो जी, बिल्कुल आशीर्वाद तो मिलेगा ही। तो बहुत सोच कर वो आई हैं लोकसभा। वो जान रही है कि सबसे लोकप्रिय दल भारतीय जनता पार्टी है, इसके पास देश के लिए कोई विजन है, मिशन है। तो लेकिन सुनील सोरेन को लेकर विजन नहीं था, जिन्होंने जेएमएम के अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंदी को हराया था। सुनील सोरेन जी एक अनुशासित पार्टी के सिपाही हैं और बड़े ही हंसते हंसते इसी का खामियाजा स्वीकारा कि नहीं, हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, भाभी लड़ेंगी। यूज एंड थ्रो हो गया इनके लिए कार्यकर्ता। नहीं, सुनील सोरेन जी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए ठीक है, अच्छे हैं बुरे हैं ये तो खैर आप डिसाइड कीजिएगा। गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे इनकी बातों पर एक छोटा सा वाक्य, एक स्टेटमेंट याद आता है जो इनके और हम सब के क्या कहेंगे उनको, कि मैं भी उनको मानता था कि भाई बहुत बड़े लीडर है और उनकी बातों में गंभीरता होती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी एक बात मुझे याद आती है और मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता हूं अपने कार्य क्षेत्र में। उनका कहना था कि हर दिन हजारों कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ेंगे जी, पर ध्यान ये रहे कि एक भी कार्यकर्ता पुराना छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। और इस बार इनका हार का कारण जो मैं मानता हूं, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इनके हार का कारण यही है कि इनके जो सिपाही हैं, जिन्होंने 5 साल तक काम किया, जिन्होंने डंडा खाया, झंडा उठाया, आप उनका टिकट काट करके किसी दूसरे दल से आए हुए नेताओं को टिकट देते हैं और उनको चुनाव लड़ाते हैं, तो इसका खामियाजा ये भर रहे हैं, ये पूरे देश में भर रहे हैं। ये झारखंड की बात ही नहीं है, ये पूरे देश में जहां जहां टिकट्स कटे आप रिजल्ट देख लीजिएगा, इनका हाल यही होने। ठीक है, आ रहे धीरज जी आप ही पर आ रहे। एक तरफ जहां कई पैराशूट लैंडिंग हुई, कांग्रेस में भी हुई और बीजेपी में हुई, दूसरी तरफ जेएमएम की अगर बात कर ले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से एक मैसेज भिजवाते हैं कि अपने पुराने साथियों को नहीं छोड़ना है, किसी भी नए शख्स को टिकट नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा? बिल्कुल यही तो हमारी पार्टी की खूबसूरती है। हमारे पार्टी में कार्यकर्ताओं को हम बोलते हैं हमेशा इस चैनल के माध्यम से, और हम लोग जब सभा में जाते हैं तब भी बोलते हैं कि वी आर लीडर प्रोड्यूसिंग पार्टी जी। हम नेता बनाते हैं। आप मंगल कालिंदी जी को देख लीजिए, अन्य नेताओं को देख लीजिए, हम लोगों ने आम कार्यकर्ता को टिकट दिया, वो चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी आपके और दूसरे दिग्गज नेता होते हैं नाराज हो जाते हैं, अपने यहाँ शामिल करा लेते हैं। उनके यहाँ नेता पैदा करने की क्षमता नहीं है आयुष जी, इसी बात को हम कहना चाहेंगे। और एक बीजेपी के बारे में अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की तो क्या हो गया, मतलब राजमहल में भी आपके दिग्गज नेता नाराज हो गए। अगर हम खूंटी की बात कर लें, वहां भी आपके दिग्गज नेता नाराज हो गए, गिरिडीह में आपके दिग्गज नेता नाराज हो गए, कोडरमा में आपके दिग्गज नेता नाराज हो गए। क्या परेशानी है जेएमएम में? कौन नाराज हुआ? अगर कोई स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहता है तो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बोलेगा कि आप चुनाव मत लड़िए? लेकिन आप एक्शन तो लेते हैं। चुनाव लड़ेंगे तो जो हमारा पार्टी का संविधान है, कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी वहां किसी को समर्थन करती है और कोई कार्यकर्ता, मैं खुद क्यों ना हूं, और मैं अगर पार्टी से के संविधान से इतर जाके मैं चुनाव में नामांकन दाखिल कर दूंगा, नामांकन वापस नहीं लूंगा, तो पार्टी उसे निष्कासित चलिए, तो इसमें नाराजगी की कहां बात है? इसमें तो हम अपने संविधान से चलिए, संताल के संग्राम में अब 24 घंटे से कम का समय बचा हुआ है और 24 घंटे में क्या कुछ होने वाला है, ये प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना होने शुरू हो चुके हैं। हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ था, संताल के तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा हुई। हमारे साथ बीजेपी से अविनेश कुमार जी बने हुए थे, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेएमएम से धीरज दुबे जी हमारे साथ बने हुए थे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गौतम उपाध्याय जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए। तो 3 लोकसभा सीट, झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर 1 तारीख को मतदान हो रहा है। संताल, जहां से यह कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति तय होती है। अब देखना यह है कि 1 जून को जब मतदान होगा और 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तो देखना यह है कि संताल की जनता ने, झारखंड की जनता ने किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को कितना आशीर्वाद दिया है। आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।